हाँ सर। डॉक्टर कल्याण स्वरूप, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज गई सर? हाँ, आपके आ गई सर, आ गई सर। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है सर। एक्चुअली सर आज एसी रूम में हमारा काम ही नहीं हो रहा है एसी रूम में इतना आवाज है कि हम बैठ नहीं सकते हैं। ये कहाँ पर है सर अभी? दूसरे एकदम एकदम लास्ट के रूम, अपने मकान के सबसे लास्ट कमरा में है। यहाँ पंखा चलाने से भी आवाज करेगा। सब जगह ही हो रहा है सर। जी हाँ, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। खैर, काम तो करेंगे ही। पूजा में तो सब हल्ला गुल्ला होना ही चाहिए। जी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। मैं डॉक्टर अंकिता आज IFPH के 548वें हिंदी सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के। धन्यवाद सभी को। आज हमारे IFPH का हिंदी का 548वां दिन है और हिंदी सेशन हमारा 7:30 से 8:30 बजे तक होता है, जिसमें कि काफी लोग रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन भी करते हैं। और उसमें से एक आज हमारे जो स्पीकर हैं वो सर हैं डॉक्टर कल्याण स्वरूप सर। और सर का आज का टॉपिक है मेडोरिनम होम्योपैथिक औषधि का अध्ययन। और इससे पहले सर अपना टॉपिक शुरू करें, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर कैलकाटा में DMS कर चुके हैं और गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। और सर डिफरेंट कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर्स भी देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फैजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, और कानपुर के गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भी। और सर ने 3 किताबें लिखी हैं, डिजीज ऑफ द नेल, बर्ड ऑफ होम्योपैथिक फिलोसफी और इजी मटेरिया मेडिका। और सर पिछले 45 सालों से होम्योपैथिक क्लिनिक्स एंड ऑल, मतलब होम्योपैथी के फील्ड में सर को 45 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर मैं हिंदी टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ आज हमारे प्लेटफॉर्म पर। प्लीज आप अपना आज का सेशन शुरू करिए। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, ओके। हैप्पी दशहरा to all my IFPH member. Today my subject is related to materia medica, और materia medica से रिलेटेड होने के कारण हम अपने सब्जेक्ट में जाने से पहले 2 शब्द मैं अपने सभी मेंबर को, सभी सुनने वाले को मैं अपने materia medica के बारे में कहना चाहता हूं कि होम्योपैथिक materia medica होम्योपैथी का हार्ट के रूप में है। इसे जितनी लगन से, जितने दिल से अध्ययन करेंगे, उतने ही हम होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रसर होते चले जाएंगे। एक अच्छा चिकित्सक आप तभी बन सकते हैं जब आपको मटेरिया मेडिका का अच्छा ज्ञान होगा। यह रोगी से प्रश्न पूछने में भी हमें मदद करता है, साथ ही साथ मेडिसिन के सिलेक्शन करने में भी हमें सहयोग करता है। मटेरिया मेडिका का सही नॉलेज नहीं रहने के कारण ही अपने होम्योपैथिक से सही रास्ते से लोग भटकते चले जा रहे हैं। यू बिकेम ए सक्सेसफुल होम्योपैथ इफ यू हैव ए बेटर नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर हम दिल और दिमाग से पढ़ें तो। आज होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का सही ज्ञान नहीं रहने के कारण ही होम्योपैथिक में पेटेंट मेडिसिन का भरमार होता चला जा रहा है। लव मटेरिया मेडिका, लव होम्योपैथिक, सेव होम्योपैथिक, सेव हेनीमैन। ये मेरी छोटी सी अनुरोध आप लोगों के सामने था। आज का विषय है मेरा मटेरिया मेडिका में मेडोरिनम के बारे में। मेडोरिनम में मैंने आज तक जो पढ़ा, जो हमने सीनियर डॉक्टरों से सीखने का मौका मिला, क्योंकि हमारे गुरु रह चुके हैं डॉक्टर SK दुबे, डॉक्टर MM दत्ता, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर PC पाल, जो हमको मटेरिया मेडिका पढ़ाए हैं
और जो हमको गुण दिए हैं उसी गुण का छोटा सा रूप आप लोग के सामने मैं देने जा रहा हूं। आज का मेरा सब्जेक्ट है मेडोरिनम। हर एक मेडिसिन को पढ़ने के पहले हमको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि ये पेशेंट चिली पेशेंट है कि हॉट पेशेंट है। तो जब भी हम मेडोरिनम को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि मेडोरिनम जो है हॉट पेशेंट है। मेडोरिनम जो बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। होम्योपैथी के अंदर दो तरह के मेडिसिन होता है, सुपरफिशियल मेडिसिन एंड डीप एक्टिंग मेडिसिन। जब तक क्रोनिक डिजीज के अंदर हम डीप मेडिसिन के तरफ नहीं जाएंगे तब हम क्रोनिक डिजीज को आराम नहीं करते हैं। सुपरफिशियल मेडिसिन हमारा काम करेगा मगर उतना काम नहीं करेगा जितनी कि हमको डीप मेडिसिन की आवश्यकता पड़ जाती है। साथ ही साथ मेडिसिन पढ़ने के वक्त में हमको ये भी अनुमान लगाना पड़ता है कि जो मेडिसिन को हम पढ़ रहे हैं वो किस साइड का मेडिसिन है। मैं मेडोरिनम को याद करने के लिए एक अच्छा सा सूत्र दे रहा हूं आपको। जब भी आप मेडोरिनम लिखते हैं तो मेडोरिनम के पहला शब्द भी एम है और लास्ट शब्द भी एम है। अगर पहला शब्द से भी आप 6 लेटर को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 करके जोड़िए, देखिए किस लेटर पर जा रहा है। और पीछे से एम से भी अगर 6 लेटर को जोड़िए तो देखिए किस लेटर पर वो जाकर के गिर रहा है। दोनों साइड से आप देखिएगा कि दोनों साइड से आपको आर ही पर नजर आएगा, क्योंकि मेडोरिनम का स्पेलिंग होता है MEDORRHINUM और आर पर आ रहा है। ये डिनोट करता है कि मेडोरिनम जो है राइट साइड मेडिसिन है। इसको जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा कि मेडिसिन राइट साइड मेडिसिन है या लेफ्ट साइड मेडिसिन है। दोनों तरफ से काउंट कर लीजिएगा, चाहे एम आगे से या एम पीछे से, आप निश्चित समझ जाइएगा कि मेडोरिनम किस साइड का मेडिसिन है। यह मेडोरिनम जो है एक नोजोट ग्रुप्स का क्यून साइकोटिक रेमेडी हम मानते हैं। किंग ऑफ साइकोटिक तो थूजा को मानते हैं, इसलिए मेडोरिनम को हम क्यून मेडिसिन के रूप में जानते हैं। जितने भी साइकोटिक ग्रुप के रेमेडी हैं वो हाइड्रोजोनाइड कंस्टिट्यूशन के होते हैं। मीन्स हाइड्रोजोनाइड होने के मतलब कि उसकी जो तकलीफ होती है, हाइड्रोजोनाइड पेशेंट का जो तकलीफ होता है जनरली क्या है, वेट कोल्ड से ज्यादा बढ़ता है, रेनी सीजन में ज्यादा बढ़ता है, जूसी फ्रूट को खाने से ज्यादा बढ़ता है। तो अगर ये इस तरह की कंप्लेन अगर पाया जाता है तो हम कहते हैं कि पेशेंट का कंस्टिट्यूशन जो है हाइड्रोजोनाइड कंस्टिट्यूशन से है और ये हाइड्रोजोनाइड कंस्टिट्यूशन जो है वो चला जाता है जाकर के साइकोटिक ग्रुप के अंदर में। मगर मेडोरिनम साइकोटिक ग्रुप होने के बावजूद भी इसकी जो तकलीफ है वो डैम्प वेदर में आराम मिलता है। दूसरे मेडिसिन जो साइकोटिक है उसका डैम्प में से बढ़ता है, एक्सेप्ट मेडोरिनम। मेडोरिनम को डैम्प वेदर में आराम मिलता है। यह अनकॉमन एंड पिकुलियर सिम्टम्स है हमारे मेडोरिनम का। मेडोरिनम का निर्माण गोनोरियल पस डिस्चार्ज को लेकर के बनाया गया था। ये गोनोरियल पस डिस्चार्ज है क्या? गोनोरिया एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो मेल्स एंड फीमेल के इम्प्योर कॉशन के संबंध होने से एक दूसरे में यूरेथ्रल पार्ट्स को इफेक्ट करता है। अगर फीमेल इफेक्टेड है तो उसके द्वारा मेल यूरेथ्रा को पार्ट को इफेक्ट करेगा और अगर मेल इफेक्ट है तो उसके द्वारा फीमेल यूरेथ्रल पार्ट को इफेक्ट करेगा। ज्यादातर देखा गया है कि यह मेल के द्वारा ही फीमेल में इफेक्ट करता है। इस तरह एक स्वस्थ मेल या फीमेल को बहुत ही जर्जर अवस्था में ले आती है और शारीरिक और मानसिक रूप से उसे बहुत ही कमजोर कर देता है। इस गोनोरिया के हमारे शरीर में बहुत ही गहरा दुष्परिणाम होता है। अगर उस वक्त सही ट्रीटमेंट ना हुआ तो जिंदगी के साथ साथ ये साइकोटिक इफेक्ट रह जाती है। गोनोरिया को जो यूरेथ्रल डिस्चार्ज चल रही है, अगर उसको गलत ट्रीटमेंट के द्वारा सप्रेस किया गया तो वह
डिस्चार्ज बंद तो हो जाएगी, परंतु वह ठीक नहीं हुआ। वह सप्रेस होने की वजह से आपके शरीर में साइकोसिस माइजम को जन्म दिया, और साइकोसिस माइजम का जन्म सप्रेशन के कारण ही होता है, जिसकी वजह से ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन है वो डिरेंज होना शुरू हो जाता है। जब तक डिस्चार्ज चलते रहता है, हमारे ऑर्गन को डिरेंज नहीं करता है, उस डिस्चार्ज को बंद होने पर ही नुकसान होती है। गोनोरिया इज नॉट ए साइकोसिस, बट ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ गोनोरिया कम्स साइकोसिस। यही साइकोसिस हमारे शरीर में गाउट, रूमेटिज्म, फॉरगेटफुलनेस, एस्थमा, यूरिनरी कंप्लेंट एंड डिरेंजमेंट ऑफ सेवरल ऑर्गन अपीयर करता है। इवन लेडीज के अंदर जो स्टेरिलिटी पैदा होती है, जो बांझपन जो पैदा होता है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारा जो है साइकोटिक माइजम है। सप्रेशन ऑफ द गोनोरियल डिस्चार्ज एक बहुत बड़ा माध्यम है। औरतों में ज्यादातर जो बंध्यापन देखा जाता है, उसका मुख्य कारण साइकोटिक माइजम है। जहां भी गोनोरियल हिस्ट्री पाया गया है, टोटलिटी के आधार पर आप रेमेडी दें और वह रेमेडी सही कार्य ना करे, यही तो आप निश्चित ही समझ लीजिएगा कि आपको मेडोरिनम की आवश्यकता है। क्योंकि वेल सेलेक्टेड रेमेडी अगर फेल होती है साइकोटिक केस पे जाने के बाद, तब हम वेल सेलेक्टेड रेमेडी के जगह पर उस समय में हम एक मेडिसिन का सहारा लेते हैं, और वो मेडिसिन हमारा है मेडोरिनम है। यह नित्य व्यवहार में आने वाली औषध है। इसे बाद दे कर करके या अलग रख कर करके बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज को हम कदापि ठीक नहीं कर सकते हैं। इस मेडोरिनम को हमेशा बीइंग ए होम्योपैथ हमेशा अपने चेंबर में रखना पड़ेगा, हमेशा उसको याद रखना पड़ेगा। गोनोरियल डिस्चार्ज का सप्रेशन ही स्मृति शक्ति को विनाश कर देता है। यह छोटी छोटी बातों को भूल जाता है, बात कहते कहते ही भूल जाता है, और मैं क्या बोल रहा हूं ये भी उसको पता नहीं चलता है। परंतु बड़ी बड़ी घटनाएं उसे अच्छी तरह से याद होती है, उसे नहीं भूलता है। छोटी घटना भूलती है, मगर बड़ी बड़ी जो घटनाएं उसके दिमाग के अंदर है, वो साइकोटिक मेडोरिनम पेशेंट कभी नहीं भूलता है। पेशेंट ज्यादातर विदाउट वर्क है, बिजी विदाउट वर्क जिसको कहते हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी कहता है कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। ये मेडोरिनम के ही रूप में जाना जाता है। बिना काम को अपने आप को व्यस्त महसूस करना मेडोरिनम का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अंधेरे में वह पेशेंट नहीं रह पाता है, डर लगता है। साइकोटिक एवं सिफिलिटिक ग्रुप के पेशेंट का आत्मसंतुष्टि नष्ट हो जाती है, बिल्कुल ही निराश हो जाता है अपने जीवन से। इसलिए जीने की उसी आकांक्षा जो होती है, जो चाहत होती है जीने का, वो खत्म हो जाता है। जिस इंसान में विल टू क्योर, जीने की ये चाह नष्ट हो जाती है, उसे आराम करना उतना ही कष्टदायक हो जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर भी निराश हो जाता है रहता है। एक कहावत है, डाइजेस्ट कंडीशन ऑफ द माइंड। प्रत्येक के सामने होने वाली जो घटना जो होती है, मेडोरिनम ये सोचता है कि किसी कहानी को आप सुना रहे हैं तो वो कहेगा कि लगता है ये कहानी हम बहुत पहले कभी सुने हैं। कोई घटना उसको घट गया तो लगता है कि इस तरह की घटना बहुत पहले भी मेरे साथ घटी है। तो इस तरह की जो घटनाएं, जो वापदा जो पैदा होता है, ये पैदा होता है मेडोरिनम के पेशेंट के अंदर में, दूसरे कोई पेशेंट के अंदर में ऐसे नहीं पाया जाता है। मेडोरिनम ग्रुप से रिलेटेड पेशेंट को जल्द ही सर्दी खांसी पकड़ती है। शिशु अवस्था में ही जल्द खांसी होने की संभावना हो जाती है। उस वक्त पेट के बल सोने का भी उसको आराम मिलता है। यह एमोन कार्ब में भी पाया जाता है, परंतु एमोन कार्ब का जो पेशेंट होता है एग्रावेशन बाई रेनी सीजन है, मगर मेडोरिनम का पेशेंट जो है एमुलरेशन बाई रेनी सीजन है।
एमोनकार में फ्लैपिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल पाया जाता है, मगर मेडुरिनम के अंदर फ्लैपिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल नहीं पाया जाता है। ये छोटा सा सारांश था सिर्फ मेडुरिनम के ऊपर। अब मैं मेडुरिनम के कैरेक्टर को कैसे याद करेंगे, कैसे स्मरण करेंगे, इस पर मैं अपना चर्चा कर रहा हूं। आप ABC का सी याद रखिएगा, और मैं यहां पॉइंट जो दे रहा हूं वो 9C दे रहा हूं। मैंने बहुत सारे मटेरिया मेडिका पढ़ा है, एक शब्द मैं बता रहा हूं। हर एक कहता है क्लार्क का ABC होता है का, A फॉर एकोनाइट, B फॉर बेलाडोना, C फॉर कैमोमिला। कोई भी ऐसा राइटर नहीं है जिसने अपने मटेरिया मेडिका में ABC का चर्चा नहीं किया है, एक्सेप्ट डॉक्टर विथोल्कस। विथोल्कस का एसेंस मटेरिया मेडिका पढ़िएगा, उसमें ना एकोनाइट की चर्चा है, ना बेलाडोना का चर्चा है, न कैमोमिला का चर्चा है, एक्सेप्ट विथोल्कस मटेरिया मेडिका। मैं यहाँ पर जो चर्चा करने जा रहा हूँ 9C का, उस 9C को आप अपने दिमाग में रखिएगा। 9C में पहला C क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर एक मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन जानना भी बहुत जरूरी पड़ जाता है। मेडुरिनम के अंदर जब जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लगता है? वेयर देयर इज हिस्ट्री ऑफ माल ट्रीटेड एंड सप्रेशन गोनोरिया। जिस पेशेंट के अंदर अगर ये हिस्ट्री मिल रहा है कि इसको गोनोरिया हुआ और इसका ट्रीटमेंट गलत हुआ या किसी गलत ट्रीटमेंट के द्वारा अगर सप्रेस किया गया, यू फर्स्ट थिंक अबाउट द मेडुरिनम। मेडुरिनम का जो टेम्परामेंट होता है वो वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, लाइक द पल्साटिला, लाइक सीपिया, लाइक नाइट्राम्योर। इस तरह के मेडुरिनम का जो सिम्टम्स होता है वो टेंडेंसी टू वीपिंग होता है। ये पेशेंट जो है हॉट नेचर होता है, और साइकोसिस होने के कारण ही इसके जो बैकग्राउंड में है, सेल्फ एक्वायर्ड हो या फैमिली एक्वायर्ड हो, अगर हिस्ट्री मिल रहा है कि पेशेंट ने खुद एक्वायर्ड किया साइकोसिस को या फैमिली के द्वारा उसके पेशेंट के अंदर साइकोसिस माइजम आया है, वहां पर भी हम मेडुरिनम को सोच सकते हैं। इसलिए मेडुरिनम जब सोचते हैं तो वो मेडुरिनम को एक चीज याद रखिएगा, जैसे कहा गया है मेडुरिनम इज ए रूमेटिक डायथेसिस कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट लाइक एकोनाइट आपका ब्राउनिया है, आपका रस्टक्स है, देयर आर सो मेनी मेडिसिन रूमेटिक डायथेसिस, वन ऑफ देम इज द मेडुरिनम। दूसरा जो सी है, कैनॉट स्पीक विदाउट वीपिंग। मेडुरिनम का पेशेंट बिना रोए कुछ बोल नहीं सकता है। वीपिंग टेंडेंसी इन द वेरी कॉमन इन द मेडुरिनम पेशेंट, मोस्टली सी स्पीक व्हेन टेलिंग हर सिम्टम्स। जब पेशेंट डॉक्टर के सामने अपना जब कंप्लेन कहना शुरू करता है या करती है, तो उस वक्त में उसको आंखों से आंसू की झलक पता चलती है, और ये टेंडेंसी जब आ जाती है तो हम समझते हैं कि ये केस जो है ये मेडुरिनम के तरफ भी जा रहा है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि जो ही हम इस तरफ हम मेडुरिनम को देखते हैं तो जितने भी यही होम्योपैथिक का मटेरिया मेडिका का बहुत बड़ी पहचान है, जो ही आपके सामने में रिलेटेड मेडिसिन आ जाता है, जैसे वीपिंग टेंडेंसी में पल्साटिला भी आ गया, वीपिंग टेंडेंसी में नाइट्राम्योर भी आ गया, सीपिया भी आ गया, आप उसको इंडिविजुअलाइज करने का कोशिश करिए। जो ही आप इंडिविजुअलाइज करिएगा, आप निश्चित है कि आप एक मेडिसिन की तरफ पहुंच जाइएगा, चाहे वो पल्साटिला हो, चाहे वो मेडुरिनम हो, चाहे वो नाइट्राम्योर हो। ये इंडिविजुअलाइज करने का तरीका जितना अच्छा आप जानिएगा, जितना आपका मटेरिया मेडिका का अच्छा नॉलेज रहेगा, आप उसको सिलेक्शन करने में आपको मदद मिल जाएगा। तीसरी सी है, कैन पास स्टूल व्हेन लीनिंग बैकवर्ड। ये क्या है? मेडुरिनम का पेशेंट जो लैट्रिन करने के लिए बैठता है पैन पर, तो स्ट्रेट नहीं बैठ सकता, उसको बैठने के लिए पीछे को झुकना पड़ता है, और जब पीछे झुकेगा तभी वो स्टूल को पास कर सकता है क्लियर, अन्यथा वो स्टूल को पास नहीं करेगा। तो ये पैखाना करने के वक्त में मेडुरिनम पेशेंट को पीछे में झुकना पड़ता है, जस्ट लाइक जिंकम मेटेलिकम। जिंकम मेटेलिकम में जब आदमी पेशाब करता है, यूरिन पास करता है, तो उस वक्त उसको बेंडिंग फॉरवर्ड में, बेंडिंग बैकवर्ड में झुकना पड़ता है। तो ये कंपैरिजन हो गया ड्यूरिंग स्टूल और ड्यूरिंग यूरिन इन केस ऑफ मेडुरिनम और इन केस ऑफ जिंकम।
क्योंकि इस पोजीशन को भी हमको जानना जरूरी है। जैसे ही हम कॉस्टिकम पढ़ते हैं तो कॉस्टिकम में क्या पढ़ते हैं, पेशेंट पास बेटर स्टूल व्हेन द स्टैंडिंग पोजीशन, वो खड़ा होकर के ज्यादा अच्छा पैखाना कर सकता है, उसको बैठ करके पैखाना नहीं होगा, तब हम कॉस्टिकम की तरफ चल जाते हैं। क्योंकि वो बैठ करके करता है, पीछे झुकता है, तो हम ड्यूरिनम पे तरफ चल जाते हैं। जब वो पेशाब करने के वक्त में पीछे झुकता है, तब हम कहाँ चले जाते हैं, हम जिंकम की तरफ चल जाते हैं। ये हमारा कहाँ से सीख रहे हैं, तो हम मटेरिया मेडिका से सीख रहे हैं, इंडिविजुअलाइज करके हम सीख रहे हैं। चौथी चीज है कोल्डनेस ओवर द होल बॉडी। आप देखिएगा तो मेड्यूरियन में पेशेंट को स्किन को टच करिए, इसीलिए कहता है कि एक होम्योपैथ डॉक्टर का 5 ऑर्गन जो है, सेंस ऑर्गन हमेशा एक्टिव होना चाहिए। सेंस ऑर्गन में आपका ईयर, आईज, नोज, स्किन, ये सारे टंग, ये सब एक्टिव होने चाहिए, तब आप पकड़ सकते हैं। आप जब ही उसको टच करिएगा आपको पता चल जाएगा कि ये मेडिसिन बहुत कोल्ड लग रहा है पेशेंट, तो ये सिकल कॉर की तरफ जा रहा है, या कैंफर की तरफ जा रहा है, या मेड्यूरिनम की तरफ जा रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। तो मेड्यूरिनम का पेशेंट का जब बॉडी टच करते हैं तो क्या होता है, एकदम बिल्कुल ठंडा लगता है, और ठंडा रहने के बावजूद भी पेशेंट डज नॉट लाइक टू कवर द बॉडी, अपने शरीर को कभी भी ढक करके रखना पसंद नहीं करता है, जस्ट लाइक कैंफर, सिकल कॉर और मेड्यूरिनम। अगर ये 3 मेडिसिन को याद रखना चाहते हैं तो एक वर्ड आज रखिएगा, जो हमारी डिग्री मिलती है एमएससी बीएससी जिसको कहते हैं, एमएससी और बीएससी जिसको कहते हैं, इसमें एमएससी याद रखिएगा, एम फॉर मेड्यूरिनम, एस फॉर सिकल कॉर एंड सी फॉर कैंफर। आप हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा। 5वीं चीज जो है कोल्डनेस ऑफ द निपल। होम्योपैथ डॉक्टर के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम कभी कभी आती है, कुछ एज को लेकर के प्रॉब्लम आती है, कुछ बात करने में अपने स्टाइल को चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, कि अगर हम किसी पेशेंट से अगर हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो किस धंधे पर हम क्वेश्चन करें, क्या पूछें कि उसको तकलीफ नहीं हो और हमारा सिलेक्शन भी बिल्कुल सही हो। जस्ट लाइक मेड्यूरिनम के अंदर अगर कोई पेशेंट मेंस्ट्रुअल कंप्लेन से सफर कर रहा हो, यंग लड़की आपके पास आ गई ट्रीटमेंट कराने के पास, उसकी मेंस्ट्रुअल बहुत गड़बड़ी है, टाइम पर नहीं आता है, टाइम से बिफोर आता है, कभी लेट आता है, कभी कलर चेंज नहीं होता है, कभी ब्लैक होता है, कभी स्टेन कलर होता है। आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछना चाह रहे हैं, मगर आपके मन में जो क्वेश्चन आ रही है उसका आधार कैसे रखें, ये होम्योपैथ डॉक्टर को बहुत बनाना पड़ता है। क्योंकि एक मेड्यूरिनम के अंदर लिखा हुआ है सिम्टम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्या होता है, होल बॉडी इज वार्म, पूरे शरीर जो है वो वार्म होता है, एक्सेप्ट निपल ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का जो निपल होता है वो आइसी कोल्ड होता है। अब समझिए कि ब्रेस्ट के निपल का आइसी कोल्ड के लिए हमको प्रश्न करने के लिए कितना विचार करना पड़ रहा है कि हम पेशेंट को किस तरह से पूछे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है मेड्यूरिनम के लिए। अगर मेड्यूरिनम का पेशेंट ये कंप्लेन से डिरेंजमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से सफर कर रहा हो और उसका पूरा बॉडी अगर मेंस के वक्त में गर्म रहती हो और स्पेशली द निपल ऑफ द ब्रेस्ट आइसी कोल्ड रहता हो, यू थिंक योर मेडिसिन इज मेड्यूरिनम। कभी आप चिंता नहीं करिएगा, आप मेड्यूरिनम दीजिए और देख करके देखिएगा, क्योंकि आई हैव सीन दिस केस। 6 जो है वो है क्रेविंग फॉर द स्वीट एंड साल्ट। डिजायर एंड एवर्सन बहुत बड़ी चीज होती है हमारे साइंस के अंदर में। आज हम भूलते चले जा रहे हैं, हम ये सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे पेशेंट का जो डिजायर एवर्सन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो कहा गया है कि डिजायर एक ऐसी चीज है, आप फिलॉसफी पढ़िएगा तो पता चलेगा। फिलॉसफी में कहा गया है इफ यू आर ट्रीटिंग द एक्यूट डिजीज, अगर आप एक्यूट डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितना भी खतरनाक बीमारी एक्यूट डिजीज में कर रहे हैं, और पेशेंट का डिजायर कोई स्पेशल चीज की तरफ जा रहा हो खाने के लिए कि हमको ये चाहिए, आप जानते हैं कि उसके खाने के बाद उसकी तकलीफ बढ़ सकती है, बट यू प्रेफर टू डेम, उसको आप दीजिए, रोकिए नहीं, दीजिए, आपका पेशेंट आराम होगा।
बट क्रोनिक डिजीज के अंदर अगर कोई स्पेशल डिजायर हो रहा है और आप जान रहे हैं कि इसके खाने के बाद कुछ तकलीफ नहीं पड़ेगा, फिर भी उस पेशेंट को वो चीज आप नहीं दीजिए जो डिजायर स्पेशली डिजायर हो रहा, क्योंकि क्रोनिक डिजीज के अंदर वो हार्म हो जाता है। और एक्यूट डिजीज के अंदर आराम मिलता है, मगर क्रोनिक डिजीज के अंदर वो लाभ मिलता है। तो ये मेड्यूरिनम में क्या देखें, मेड्यूरिनम में स्पेशली डिजायर होता है, स्वीट का डिजायर होता है, साल्ट का डिजायर होता है और ऑरेंज का डिजायर होता है। ये ऑरेंज कहते हैं संतरा को। मैं एक मेडिसिन बता देता हूं, पढ़ लीजिएगा कैंट में जाकर करके। कैंट के अंदर लिखा हुआ है, अगर किसी पेशेंट को आप ब्राउनिया दे रहे हैं और ब्राउनिया देते देते आपका पेशेंट आराम नहीं हो रहा है, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ब्राउनिया को देने के वक्त में अगर संतरा का यूज करता हो तो पेशेंट को कभी भी आराम नहीं होगा। उसको ब्राउनिया देने के वक्त में संतरा को मना कर देना पड़ेगा। संतरा उसको नहीं देना है क्योंकि वो एंटीडोट कर देता है, इसलिए ब्राउनिया पेशेंट को संतरा नहीं दीजिए। आपका ये मेड्यूरिनम को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेड्यूरिनम का क्या डिजायर कैसा होता है, रेवनेस हंगर होती है, जस्ट लाइक सीना, जस्ट लाइक सोरिनम, जस्ट लाइक लाइकोपोडियम। ये रेवनेस डिजायर होता है, बहुत जल्दी जल्दी खाना चाहता है, बहुत ज्यादा खाना चाहता है। इस तरह के खाने में उसको आराम मिलता है। और उसकी थ्रस्ट कैसी होती है, थ्रस्ट भी होता है इंटेंस थ्रस्ट। इंटेंस कहते हैं बहुत अत्यधिक थ्रस्ट को, बहुत ज्यादा प्यास हो तब उसको कहते हैं इंटेंस थ्रस्ट। तो खाने का भी इच्छा देख लें और उसका पीने के भी इच्छा देख लें, तब हम किसी मेडिसिन की तरफ आराम से उसको जा सकते हैं। 7 जो हमारा जो है वो है क्रोनिक ओवराइटिस एंड सल्पिंजाइटिस। अगर कोई भी लेडीज खास कर करके यूट्राइन कंप्लेन से सफर कर रहा हो, उसका ट्यूब में कोई डिफेक्ट हो गया हो, ओवरी में कोई डिफेक्ट हो गया हो और वहां इन्फ्लामेशन आ गया हो या किसी तरह का कोई कंप्लेन आ रहा हो, फर्स्ट यू थिंक योर मेडिसिन इज मेड्यूरिनम, क्योंकि साइकोटिक के ही कारण उसके डिरेंजमेंट आ रही है, साइकोटिक माइजम के कारण ये डिरेंजमेंट आ रही है। उस वक्त में साइकोटिक में सुझा सोचने के साथ साथ आप मेड्यूरिनम की भी चिंता करिएगा, क्योंकि और अगर हिस्ट्री मिल जाए सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया या सप्रेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया, तो आप समझिए कि जिसको कहते हैं सोना में सुहागा की बात आ जाएगी। आप विदाउट ब्लाइंडली आप उसको प्रिस्क्रिप्शन करिए एंड टेक द रिजल्ट। नेक्स्ट जो मैं कहने जा रहा हूं, सी कैनॉट रिमेंबर द नॉर्मल प्लेस। मेड्यूरिनम क्या है, जाना पहचाना जगह भी भूल जाता है, जस्ट लाइक पेट्रोलियम। वो जाना हुआ जगह है, वो गया हुआ जगह भी है, फिर भी उसको भूल जाता है कि हम कहाँ पहुंच गए, कैसे जाना है। इवन फॉरगेट द नेम ऑफ हिज ओन नेम, अपना भी नाम पूछे आपका नाम क्या है, तो मेड्यूरिनम कभी कभी 2 मिनट सोचेगा कि मेरा नाम क्या है। इस तरह की भावना मेड्यूरिनम के अंदर मेंटल सिम्टम्स के अंदर आ जाता है। दूसरे का नाम भूलना तो स्वाभाविक बात है, कोई भी भूल सकता है, मगर अपना नाम भूल जाए ये मेड्यूरिनम का ही गुण है, दूसरे मेडिसिन का गुण नहीं है। और एवं क्या है कि हम देखते हैं कि मेड्यूरिनम में जो है ये जो थिंकिंग जो होती है, जिसको कहते हैं कि एंटिसिपेशन करता है, एंटिसिपेशन जो होता है जितना करेक्ट, जितना सही एक मेड्यूरिनम पेशेंट बता सकता है उतना सही कोई पेशेंट नहीं बता सकता है। अगर वो कह देगा कि देखो तुम्हारे दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा है, तो आप देखिएगा जा करके सचमुच एक आदमी खड़ा हुआ है। ये एंटिसिपेशन जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र खुलना, और तीसरा नेत्र एक मेड्यूरिनम को ही खुलता है, दूसरा का नहीं खुलता है। ये तीसरा नेत्र खुल करके मेड्यूरिनम जो भी बोल देगा, एंटिसिपेट कर देगा, वो करेक्ट करेगा, बिल्कुल 100% सही कर देगा। अगर वो कह दिया जस्ट लाइक एकोनाइट में आप पढ़े होंगे मेंटल सिम्टम्स के अंदर में कि हम इतना बज के इतना मिनट में हमारी डेथ हो जाएगी, मेड्यूरिन एकोनाइट के अंदर भी है। मगर मेड्यूरिनम का पेशेंट अगर कह दिया तो समझिए कि 100% वो सही ही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। उसका एंटिसिपेशन जो भी होता है बिल्कुल 100% सही होता है। नेक्स्ट क्या है, 9C के अंदर मैं आ रहा हूं, उसके अंदर क्या है, कॉक्सिजियल पेन, कॉक्सिक्स रीजन के अंदर में। ऐसे तो मेड्यूरिनम पूरा जो वाइटल जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है
पूरे वर्टिब्रल कॉलम को इफेक्ट करता है, जस्ट लाइक जल्सीनियम, जस्ट लाइक जिंक। मगर मेडुरिनम में जो वर्टिब्रल कॉलम में खास करके जो कॉक्सिक्स होती है, जो सैक्रम पोजीशन होता है, वो सैक्रम के पास में वो ज्यादा उसका पेनफुल होता है। अगर ये बैठने में, उठने में, चलने में अगर वो सैक्रम के पास ज्यादा तकलीफ हो रही हो, या लंबर रीजन के पास अगर ज्यादा तकलीफ हो रहा है, कॉक्सिक रीजन के पास ज्यादा तकलीफ हो रही है, देन यू थिंक योर मेडिसिन इज योर मेडुरिनम। ये सीवियर पेन क्या होता है? अगर ये सीवियर पेन एम्बुलेशन बाई प्रोफ्यूज यूरिनेशन अगर हो जाए, तब मेडुरिनम काम नहीं करेगा। तब उस वक्त में योर मेडिसिन इज लाइकोपोडियम, और उस पेशेंट को लाइकोपोडियम दीजिए। जहां पर कि इस तरह का पेन होने के बाद, प्रोफ्यूज यूरिनेशन करने के बाद पेशेंट को आराम मिल रहा है, तो उस वक्त में हम लाइकोपोडियम को दे सकते हैं, न कि हम मेडुरिनम को दे सकते हैं। और अगर पेन है, उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं जा रहा है, मगर जो ही हमको ध्यान चला गया कि हमको लगता है कि कमर में दर्द है, और थिंक किए कि कमर का दर्द मेरा बढ़ गया, सोचने से मेरा दर्द बढ़ गया, then you think your medicine is medurinum। थिंक करने से भी, सोचने से भी हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में हम मेडुरिनम की चर्चा करते हैं। तो मेडुरिनम के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स था कि हम कैसे कैरेक्टर को उसको याद रखें, हमने 9C के रूप में उसको ढाल करके आपको सामने बता दिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा अच्छे, मैं दूसरे राइटरों से लेकर करके भी बताऊंगा, मगर अगर हम थेराप्यूटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ते हैं, थेराप्यूटिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि थेराप्यूटिक्स भी हमारी एक बुक है, मेटेरिया मेडिका के अलावा थेराप्यूटिक्स भी है। तो जो ही हम एस्थमा की तरफ जाते हैं, जिसको कहते हैं दम्मा कहते हैं, तो दम्मा के अंदर क्या किया, देखिए कहता है कि पोस्चर इज अ मोर इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर द होम्योपैथिक डॉक्टर। एक होम्योपैथिक डॉक्टर का पोस्चर जानना बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंट को देखने के लिए गए हैं और पेशेंट एजमा से सफर कर रहा हो, तो मॉडलिटीज तो दूर की बात है, कैसे बढ़ता है कैसे घटता है ये दूर की बात है। जेहू इसके कमरे में गए और देखे कि पेशेंट पेट के बल सोया हुआ है, और पेट के बल सो करके अपने जीभ को थोड़ा बाहर निकाले हुआ है, लाइंग ऑन द एब्डोमेन विथ प्रोट्रूडिंग टंग, आपके दिमाग में हमेशा एक चीज जाना चाहिए कि ये पेशेंट मेडुरिनम के तरफ है। मगर वही पेशेंट अगर लाइंग ऑन द बैक साइड सोया हुआ हो और पूरे हाथ को फैलाए हुए हो, एबडक्शन नहीं, एबडक्शन, पूरे पैर को फैलाए हुए हैं, हाथ को फैलाए हुए हैं, और लाइंग ऑन द बैक साइड सोया हुआ है, तो उस वक्त में आपका मेडुरिनम नहीं काम करेगा। उस समय जाने के बाद आपका सोरिनम काम करेगा। तो इस अवस्था में हम सारे मेडिसिन को पढ़ेंगे। आर्सेनिक का पोस्चर कुछ और है, हेपासल का पोस्चर कुछ और है, कैलिकार का पोस्चर कुछ और है। तो सारे मेडिसिन के अंदर पोस्चर लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ने की जरूरत है। और पोस्चर देख कर करके भी हम कैसे कहते हैं, कोई डॉक्टर गया और क्विक प्रिस्क्रिप्शन कर दिया। ये क्विक प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? क्विक प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होता है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डॉक्टर, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिशियन। एक वक्त की बात है, हमारे कॉलेज में कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल में बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर बीके बोस। डॉक्टर बीके बोस के पास एक लड़की आई, वो बैठी, और बैठने के बाद हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, बैठने के बाद में लड़की को चेहरा देखे वो, और उसको बोले कि इसको कोकलस दे दो। हमने कहा कि सर कोकलस क्यों दे रहे हैं सर? बोला कि तुमने देखा नहीं इसके अंदर? हमने नहीं देखा। वो क्या है, ओठ को अपने दांत से दबाई हुई थी, और चेहरा जो था स्माइलिंग था, चेहरे के उस पर स्माइलिंग था और ओठ को दबाई हुई थी। उन्होंने कहा कि सी लुक्स लाइक ए रोमांटिक गर्ल, दिस लुक लाइक रोमांटिक गर्ल, ओनली वन मेडिसिन दैट इज द कोकुलस। तो हमारा ऑब्जर्वेशन, हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम मेटेरिया मेडिका पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, मगर ऑब्जर्वेशन को हम भूल रहे हैं। हम ऑब्जर्वेशन नहीं करने जा रहे हैं। हम जिस दिन ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देंगे, जिस हम 5 सेंस ऑर्गन को हम एक्टिव कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा, दूसरे साइंस के सामने हमको झुकना ना पड़ेगा। हम भी ग्रेट उसी तरह रहेंगे जैसे दूसरे साइंस वाले ग्रेट बन करके रहते हैं। तो हमारा क्या काम है, हम ऑब्जर्व करें। दूसरी तक देखते हैं, बाकी चीज तो हमने थेराप्यूटिक्स में मेंशन कर ही दिया हूं। थेराप्यूटिक्स में विशेष मैं जाना नहीं चाहता हूं कि थेराप्यूटिक्स में बहुत कम पढ़ता हूं। तीसरी चीज है कि रूमेटिक कंप्लेन की तरफ आप जाइए। अब रूमेटिक पेशेंट को देखिए, अब
अगर कोई पेशेंट आके कहता है कि हमारा जो कंप्लेन जो है, रूमेटिक कंप्लेन है, फर्स्ट मूवमेंट करते हैं तो हमारा तकलीफ बढ़ जाता है और कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं तो हमारा तकलीफ जो है वो आराम मिलता है। अब आप ही सोचिए कि ऐसा सिम्टम्स मिलने के बाद में आप क्या सोच सकते हैं? आप क्या सोच सकते हैं? जनरली आदमी 100% डॉक्टर सोचेगा कि रस्टस का पेशेंट है, क्योंकि फर्स्ट मूवमेंट एग्रावेट्स, कंटिन्यू मूवमेंट रिलीफ रस्टस का पेशेंट है। मगर बार बार पेशेंट को तकलीफ हो रहा है, बार बार हम मेडिसिन दे रहे हैं, फिर भी वो पेशेंट आराम नहीं हो, ऐसी स्थिति में 3 बात का ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो साइकोटिक ग्रुप से सफर कर रहा है तो रस्टस से कभी आराम नहीं मिलेगा, उसको देना पड़ेगा, आपको मेड्यूरिनम देना पड़ेगा। तो मेड्यूरिनम में भी यही सिम्टम पाया जाता है जो रस्टस में पाया जाता है। दूसरी चीज, अगर कहीं पर सेपरेशन ऑफ स्किन डिजीज हो और वहां पर इस तरह का सिम्टम्स मिल रहा है कि फर्स्ट मोशन एग्रावेट्स एंड कंटिन्यू मूवमेंट रिलेटेड, तब उस समय आप रेडियम ब्रोमाइड के बारे में सोचिएगा। तो वहां पर रेडियम ब्रोमाइड आपका काम करेगा। और जहां पर फर्स्ट मोशन एग्रावेट्स अब कंटिन्यू मूवमेंट रिलीव करता है, अगर साइकोटिक माइजम आ रही है तो मेड्यूरिनम का चिंता करिए। तो ये सिलेक्शन करने का तरीका है, इस तरीके से हम सिलेक्शन को कर सकते हैं, अन्यथा हमारा सिलेक्शन सही नहीं हो पाएगा। डॉक्टर केंट का जब बुक पढ़िएगा तो डॉक्टर केंट ने बहुत अच्छी बात लिखी है। कहता है सेंसेशन ऑफ क्रॉलिंग इन द बॉडी में लगता है कि जिस तरह के कोई एंट जो है, कोई चींटी जो है, कोई इधर उधर घूम रही है, जस्ट लाइक एगारिकस में पढ़िएगा तो आपको यही सिम्टम्स मिल जाएगा। मगर एगारिकस में उसके साथ क्या है? ट्विचिंग सेंसेशन, जिसको कहते हैं अंग फड़कना। ये अंग फड़कने की जो सिस्टम होती है एगारिकस के अंदर जाया पाया जाता है। दूसरी चीज क्या है? उन्होंने कहा है कि नेवर यूज मेड्यूरिनम इन द लोअर पोटेंसी। कोई भी नोजोट्स 30 के नीचे कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं करिएगा। कोशिश करिएगा कि हम एवर 200 प्रिस्क्रिप्शन करें, क्योंकि एवर 200 ही जाने से बाद आपको लाभ मिल सकता है। 30 के बिलो अगर चले गए तो आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी सेंसेशन क्या है? लगा बर्निंग सेंसेशन ऑफ द पाम एंड सोल। जो ही बर्निंग सेंसेशन देखते हैं पाम एंड सोल के अंदर में, तो वैसे स्थिति में हम 2 मेडिसिन मेरे दिमाग में आ जाता है, एंटीसोरिक भी आ जाता है, सल्फर भी आ जाता है, एंटीसाइकोटिक के अंदर मेड्यूरिनम भी आता है। तो इस तरह का सिम्टम दे करके कहा गया है कि इम्पोर्टेंसी जो होती है ज्यादातर यंग लोगों में जो पाया जाता है, जिसका एक वजह जो होता है सप्रेशन ही होता है। और उस वक्त में भी केंट ने कहा है कि आप मेड्यूरिनम दीजिए, मेड्यूरिनम दे करके आप उससे लाभ उठा सकते हैं। केसी भांजा ने बहुत अच्छा लिखा है। केसी भांजा ने लिखा है कि ड्वार्फिस ऑफ द चिल्ड्रेन, ड्वार्फिस कहते हैं बौना को। ये बौनापन जो आता है, जो ही बौनापन आता है तो हमारे दिमाग में 2 मेडिसिन आती है। एक मेडिसिन है ब्राइटाकार और दूसरी है मेड्यूरिनम। मगर सोचने में क्या है, ब्राइटाकार जो सोरिक माइजम की तरफ चला जाएगा और मेड्यूरिनम जो है साइकोटिक माइजम की तरफ चल जाएगा। तो ड्वार्फिस देखने के बाद आप माइजमेटिक देखिए और माइजम के अनुसार आप साइकोइस पेशेंट करिए, आपको सफलता मिलेगा। होपलेस ऑफ द माइंड, ये होपलेसनेस क्या होता है? निराशावाद। आशा बोल करके कोई चिंता इसके मन में नहीं होती है। ये पेशेंट हमेशा ही निराशावाद होगा, मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूं, आराम होगा कि नहीं, हम जिस डॉक्टर से कर रहा हूं मेरा सिम्टम होगा कि नहीं होगा, हम जिस डॉक्टर को अपना लक्षण बोले डॉक्टर मेरा लक्षण पूरा सुना है कि नहीं सुना है, अच्छे ढंग से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो उसका प्रेशर हमेशा डॉक्टर के ऊपर रहता है। मगर सबसे बड़ा क्या है, एक होम्योपैथ डॉक्टर को साइकोटिक माइजम देखने के लिए बहुत लेबर करना पड़ता है। क्यों लेबर करना पड़ता है? कि साइकोटिक माइजम आधा से ज्यादा सिम्टम्स को छिपाने का कोशिश करेगा, आपको क्लियर कट सिम्टम नहीं देना पसंद करेगा। वो जब सोचता है मेरे दिमाग में कहीं मेरे सारी बातें को डॉक्टर जान तो न लेगा, मेरे जानने के बाद मुझे हानि हो जाएगी, इसलिए क्लियर कट सिम्टम्स कभी भी बताने का कोशिश नहीं करता है। इसलिए साइकोटिक पेशेंट जो होता है बहुत टेढ़ा पेशेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। साइकोटिक में एक भांजा ने लिखा है कि एंकल टर्न इजिली व्हेन वॉकिंग जस्ट लाइक द नाइट्रम कार। नाइट्रम कार की तरह चलते चलते उसका पैर मुचल जाता है।
ये जो पैर मुचलना, इसको अपना इंग्लिश टर्म कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। जो कहते हैं जो मोड़ लग गया, मचोड़ लग गया, ये जो होता है फ्रैक्चर होती है। दिस इज नॉट ए फ्रैक्चर, दिस इज द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का दी बेस्ट मेडिसिन एस.के. दुबे ने अपना मटेरिया मेडिका में कैलकेरिया कार में लिखा है, कैलकेरिया कार इज द वन ऑफ मेडिसिन फॉर द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अगर एंकल जॉइंट के अंदर अगर तकलीफ आ रहा हो तो हम मेडिसिन को मेडोरिनम की तरफ सोच सकते हैं और साथ ही साथ नेट्रम कार्ब की तरफ भी सोच सकते हैं। तीसरी चीज क्या है? हैबिट ऑफ द बाइट ऑफ नेल, उसका नाखून काटने की ज्यादा आदत क्या है। जैसे ऑरम ट्रीफाइलम, आप ऑरम ट्रीफाइलम का भी केस देखे होंगे। ऑरम ट्रीफाइलम तो नाखून को इतना काटता है कि ब्लड चलाता है, उसको पता नहीं चलता है, इतना काटता है, मगर वो इतना नहीं काटता है। ये काटता जरूर है मगर ब्लड नहीं आता है इसके अंदर में। यही मालिडिटी इसके जिसके अंदर है और ये इसके अंदर है। और जब नेट्रम म्यूर, जब पेशेंट ऐसे भी सोता है तो उसका पोजीशन होता है नी चेस्ट पोजीशन। कहते हैं पेट के बल टेवने को टच करके बॉडी को, सर को टच कर देता है और उस कंडीशन में जब सोता है जिसको कहते हैं नी चेस्ट पोजीशन। अगर इस तरह के सोने की अगर हैबिट है तो भी हम कहते हैं कि ये पेशेंट जो है मेडोरिनम की तरफ जा रहा है। ये हमने सीखा है डॉक्टर केसी भांजा से। डॉक्टर टायलर ने भी कुछ शब्द लिखे हैं, इसके अलावा लिखे हैं। कहता है कि कम आउट फ्रॉम द माउथ ड्यूरिंग स्लीप, एस्ट्रिंजी म्यूकस। ये स्लाइवा होता है मर्क्सोल के अंदर भी, मगर उसमें एस्ट्रिंजी नहीं होता है। इसकी जो म्यूकस जो होती है सोने के वक्त में मुंह से आ रहा हो तो उस वक्त में टायलर ने कहा है कि आप मेडोरिनम का हेल्प ले सकते हैं। दूसरी चीज है क्या कि ऑलवेज एंटिसिपेट की चर्चा तो और दूसरे डॉक्टरों ने भी किया है, इसलिए इस पर मैं बोलने नहीं जा रहा हूं। एसआर फाटक का मटेरिया मेडिका पढ़िएगा, बहुत अच्छी मटेरिया मेडिका है एसआर फाटक का। उसके अंदर भी कुछ पढ़ने का, आप जितना अधिक मटेरिया मेडिका पढ़िएगा उतना आप गेन करिएगा। दिस इज द कॉमन सेंस। कहा गया होम्योपैथिक एक समुद्र है और हम होम्योपैथ उसमें तैरने वाला एक तैराक है। अगर समुद्र के अंदर हम तैरते हैं और अगर सुपरफिशियल तैरेंगे तो सिर्फ हमको साल्टेड वाटर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जो ही हम गहराई में जाएंगे, जितनी हम गहराई में जाएंगे, हमको एक से एक कॉस्टली चीज मिलेगा समुद्र के अंदर में। हीरे जवाहरात से लेकर के जितनी भी कॉस्टली चीज है सारे हमको मिलेंगे। और ये मिलेंगे कब? जब हम डीप में जाएंगे, तब सुपरफिशियल में नहीं मिलेगा। फाटक ने लिखा है कि सावर स्मेल ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का जो बॉडी का जो गंध होता है उसका स्मेल जो होता है सावर, लाइक द रूमेक्स, लाइक कैलकेरिया कार्ड, लाइक हेपरसल्फ। ये दूसरी मेडिसिन के अंदर भी है सावरनेस, मगर मेडोरिनम के अंदर भी सावरनेस पाया जाता है। कहता है कि ट्रेम्बलिंग ऑफ द होल बॉडी, ये ट्रेवलिंग है, कंपन। ये दो तरह की ट्रेवलिंग होती है, एक सब्जेक्टिव ट्रेवलिंग होता है, एक ऑब्जेक्टिव ट्रेवलिंग होती है। ऑब्जेक्टिव ट्रेवलिंग कहते हैं कि उस ट्रेवलिंग को जो हम देख करके कह सकते हैं कि इसका बॉडी कांप रहा। सब्जेक्टिव ट्रेवलिंग उसको कहते हैं कि उसकी बॉडी कांप रही है, हम देख नहीं रहे हैं मगर पेशेंट कह रहा है कि मेरा शरीर कांप रहा है। दैट इज सब्जेक्टिव ट्रेवलिंग। तो ये सब्जेक्टिव ट्रेवलिंग जो है मेडोरिनम के अंदर ज्यादा पाया जाता है। कहता है कि टिप्स ऑफ द नोज कोल्ड एंड इंटेंस ईचिंग, ये जो नाक का जो ऊपरी भाग होती है उसको छूने के बाद कोल्ड लगता है और साथ ही साथ उसके अंदर इचिंग भी ज्यादा होती है। और ये जो इचिंग होती है तब हम मेडोरिनम की तरफ सोच सकते हैं। फाटक कहते हैं कि एनस इज वेरी रेड, मॉइस्ट वायलेंटली इचिंग लाइक द सल्फर। जिस तरह के सल्फर को एनल कैनाल देखिएगा तो उसमें एस्कोरिएशन हो जाती है। एस्कोरिएशन कहते हैं उसमें लाल लाल जगह देखने के बाद पूरा एनल कैनाल लाल हो जाता है ड्यू टू द एसिडिक डिस्चार्ज।
मगर मेडोरिनम के अंदर क्या होती है, मेडोरिनम के अंदर रेड होती है, बर्निंग उतना नहीं होता है, और ये होता है उसके साथ ईचिंग ज्यादा होती है। सल्फर में उतनी ईचिंग नहीं होती है जितनी की मेडोरिनम के अंदर होती है। और मेडोरिनम जो पेशेंट होता है जिसको कहते हैं एयर हंगर, एयर हंगर में हमारा 3 मेडिसिन है, एक कार्बोवेज, दूसरा लाइकोसिस और तीसरा मेडोरिनम। कार्बोवेज क्या कहता है, हमको पंखा चाहिए मगर तेज चाहिए और नजदीक से चाहिए। लाइकोसिस कहता है हमको पंखा चाहिए, दूर से चाहिए और धीमी गति में चाहिए। और दोनों का अगर मिश्रण लाना हो तो मेडोरिनम में मिल जाएगा। ये दोनों का मेडोरिनम मिल जाएगा। हमारे गुरु डॉक्टर एस.के. दुबे का भी कुछ है, मैं दे रहा हूं। मेडोरिनम bears the same relation to the deep-seated psychotic chronic effect of spinal cord। डॉक्टर दुबे भी कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर किसी तरह का डिफेक्ट आ रहा हो, किसी तरह का नर्वसनेस आ रही हो, किसी तरह का वीकनेस आ रही हो, तो उस वक्त में आप मेडोरिनम का चिंता करिए। और अगर यही चीज अगर सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज के अंदर आ रहा हो तब उस वक्त में आप सोरिनम का चिंता करिए। कहता है कि मेडोरिनम बहुत ही अच्छा सिम्टम्स है जो कि आपको बहुत रेयर मेडिसिन में मिलेगा, मगर आप एस.के. दुबे का मटेरिया मेडिका पढ़िएगा तो जरूर मिल जाएगा। कहता है कि पेन इन द हार्ट रीजन, हार्ट रीजन के अंदर पेन होती है। देखिए एक चीज बता देता हूं, एक होम्योपैथ डॉक्टर को सिर्फ मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन और डिफेक्टिव जानने से काम नहीं चलेगा, कुछ कुछ एनाटॉमी का भी नॉलेज रखना चाहिए। और खास करके हम सरफेस मार्किंग ऑफ द ऑर्गन के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम सरफेस मार्किंग को जानें कि हमारा किडनी है तो कहाँ है और कितना पोजीशन में है, हमारा लंग्स है तो कहाँ है और क्या पोजीशन ले रहा है, हमारा हार्ट है तो कहाँ है और क्या पोजीशन लगता है। सपोज एक ने कह दिया डॉक्टर की लगता है इसका हार्ट सिकुड़ गया है, जरा से एपेक्स बीट लगाइए तो देखिए तो क्या हो रहा है। आपको पता नहीं चलेगा कि एपेक्स कहाँ पर होता है, आप स्टेथो नहीं लगा सकते। आपका हार्ट इलाज कर गया, अगर कहेगा एपेक्स पर लगाइए स्टेथो तो अरे एक एलोपैथ डॉक्टर तो हम लोग से ही डिसाइड करता है, इसलिए जानता है कि होम्योपैथ जानता है कि नहीं जानता है। और जिस दिन होम्योपैथ से जान जाएगा तो होम्योपैथ एलोपैथ से चर्चा करना शुरू करता है, जानेगा कि कितना एक्टिवेट होता है। तो हमको सरफेस मार्किंग जाना जरूरी है। तो लिखा हुआ है उसमें क्या हुआ है, पेन फ्रॉम एपेक्स टू बेस। ये जो हार्ट का जो एपेक्स होता है हमेशा लोअर होता है। जनरल क्या नियम है कि जितने भी चीज होते हैं उसका बेस नीचे होता है, एक्सेप्ट हार्ट एंड पोस्टेड ग्लैंड। हार्ट के जो बेस होता है क्या होता है, ऊपर होता है, और एपेक्स जो होता है वो नीचे होता है। तो कहता है कि पेन आ रहा है फ्रॉम बेस टू एपेक्स, अपर पेन का आ रहा है कि हम एपेक्स से जा रहा है, नीचे से होकर के ऊपर की तरफ आ रहा है पेन। देन यू थिंक योर मेडिसिन इज मेडोरिनम। और अगर बेस से एपेक्स की तरफ आ रहा है तो देन यू थिंक योर मेडिसिन इज सिफलिनम। और अगर बेस से क्लाइविकल की तरफ जाएगा तो आप मेडिसिन की चिंता कर सकते हैं कि एस्पाइजिलिया की तरफ केस जा रहा है। और ये जानना जरूरी इसलिए है कि हम क्विक प्रिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे। एक हार्ट प्रॉब्लम पेशेंट आया तो क्विक प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए हमको उस समय पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको क्विक प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पे दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है। तो रेडिएटिंग ऑफ पेन, पेन का जो डायरेक्शन होता है वो भी हमको सिलेक्शन करने में मदद करता है। जो ही आप अपेंडिक्स का केस देखने के लिए गए, आपको अपेंडिक्स पेन का डायरेक्शन पता नहीं है कि कहाँ सूखेगा और कैसे जाएगा और किस तरफ जाएगा, आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं मेडिसिन। सिर्फ मटेरिया मेडिका का सिम्टम पढ़ने से नहीं होगा, मटेरिया मेडिका के सिम्टम्स के पेशेंट के साथ साथ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एनाटॉमी भी कुछ जानने का कोशिश करिए, तब आप देखिएगा कि होम्योपैथिक में कितना मजा मिलता है। जितना मजा होम्योपैथिक में मिलेगा उतना दूसरा साइंस में कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद। थोड़ा सा और बेटा रहो, इतनी गर्मी लग रही है आज ना कि हम ही समझ रहे हैं क्योंकि एसी रूम से हम बात नहीं कर सकते हैं। एसी रूम में मेरा पंखा का वहां आवाज इतनी आ रही कि हम कर नहीं सकते हैं। एलेंस ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, द बर्निंग हीट ऑफ सल्फर एंड द रेस्टलेसनेस फिक्सिटी ऑफ द जिंकम बोथ फाउंड इन द मेडोरिनम। सल्फर का बर्निंग और जिंकम का फिक्सिटी अगर दोनों मिल रहा है एक साथ तो वैसी अवस्था में हम जो मेडिसिन का सिलेक्शन करने जा रहे हैं
वो मेडिसिन हमारा मेड्यूरिनम की तरफ चल जाता है, मेड्यूरिनम पर ये करते हैं। तीसरी चीज एलन ने बहुत अच्छा लिखा है, व्हेन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल मेड्यूरिनम थिंक देयर इज हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ गोनोरिया। इतने सारे डॉक्टरों ने इसकी चर्चा की है, एलेंस के अलावा भी दूसरे डॉक्टर ने चर्चा की है। और उसने कहा इन केस ऑफ कार्सिनोमा, कार्सिनोमा के केस में वेयर देयर इज हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया मस्ट थिंक मेड्यूरिनम। आप कार्सिनोसिन सोचिए, कार्सिनेशन भी जाइए, मगर जहां पर सेपरेशन ऑफ हिस्ट्री दे रहा है, गोनोरिया का सेपरेशन दे रहा है, उस वक्त में आप कोशिश करिए कि एक तरफ हम थोड़ा मेड्यूरिनम की तरफ भी ध्यान दें, मेड्यूरिनम भी मेरा काम आ सकता है। क्योंकि जितने भी कार्सिनेशन ग्रुप साइकोटिक होती है, जितना भी ग्रोथ होता है, कैंसर क्या है, एक टाइप का ग्रोथ है, और ग्रोथ के अंदर हम साइकोटिक माइडम को देते हैं। हम कार्सिनोसिन के अलावा भी मेड्यूरिनम को हम सोच सकते हैं। जो ही हम एनके बनर्जी का मेटेरिया मेटका पढ़ते हैं, तो एनके बनर्जी उन्होंने क्या है, ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक ए स्मॉल। वो जो पेशेंट किसी चीज को देखता है तो उसको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है, जस्ट रिवर्स ऑफ प्लेटिना। प्लेटिना किसी पेशेंट को देखता है तो कहता है कि ये क्या सोचता है, सबसे सोचता है कि सब छोटा है, ये छोटा है, हमसे छोटा है। अगर बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी है तो कहता है हमसे एजुकेटेड नहीं है। मेंटली एंड फिजिकली दोनों है। प्लेटिना मेंटली एंड फिजिकली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है, वो सबको नीचा समझता है, मानसिक रूप से भी नीचा समझता है दूसरा को, शारीरिक रूप से भी नीचा समझता है दूसरा को। मगर मेड्यूरिनम मानसिक रूप से नहीं समझता है किसी को नीचा, वो सिर्फ शारीरिक रूप से समझता है, देखने में उसको लगता है छोटा लगता है। कहा है कि टेरिबल पेन इन द लीवर एंड स्प्लीन एम्यूलेशन बाय लाइंग ऑन अ डोमेन। अगर स्प्लीन के अंदर में, अगर लीवर के अंदर में बहुत ज्यादा पेन हो और पेशेंट जो है पेट के बल सोया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम मेड्यूरिनम की चिंता कर सकती है। मगर अगर यही पेन, लीवर के अंदर पेन हो और बार बार पेशेंट अपने हाथ को लीवर के पास जाकर के रब कर रहा हो, बार बार अपने हाथ को ले जाकर के लीवर के पास जाके रब कर रहा है, एलेंस क्या पोडोफाइलम पढ़ के देखिएगा, लास्ट में लिखा हुआ है, क्या कहता है, कंप्लेन एबुलेशन बाय रबिंग, रब करने से उसको आराम मिलता है। उस समय आपका मेड्यूरिनम काम नहीं करेगा, उस समय आप जाकर के पोडोफाइलम देने का कोशिश करेगा और पोडोफाइलम देने से आपको रिलीफ मिल जाएगा। कहता है कि कफ जो होती है, मेड्यूरिनम का कफ होता है वो मीठा खाने से बढ़ता है, मीठा खाने से तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसे मीठा खाने से बहुत आदमी को तकलीफ बढ़ती है, जनरल भी होता है, मगर खास कर करके के मेड्यूरिनम में देखा गया है कि जब मीठा खाता है तो उसकी खांसी बढ़ जाती है। और खास करके जो एक्नी होता है, जो मुहासा जिसको कहते हैं, ये जो मुहासा होता है ना, ये खास करके मेंस के समय में अगर ज्यादा बढ़ता हो तो ऐसी स्थिति में हम मेड्यूरिनम का चिंता कर सकते हैं। डॉक्टर विदालकस भी कुछ बातें के लिखा है जिसको भी मैं कह रहा हूं। कहता है कि मानसिक रूप से मेड्यूरिनम पेशेंट बहुत चंचल होता है, बहुत ही चंचल होता है। और ये जो चंचलता है, मेड्यूरिनम की जो चंचलता है, वो चंचलता किस रूप में है, वो चंचलता है सेक्स के प्रति उसकी चंचलता है। जब भी वो कोई बात करेगा, जब भी किसी से कुछ बात करेगा, तो हमेशा उसके बात के अंदर, दिमाग के अंदर जो भावना होगी वो सेक्स की भावना उसकी जागती है। मेड्यूरिनम मैन ऑलवेज थिंक अबाउट द सेक्स, उसकी सेक्स की हमेशा चिंता रहती है। और मेड्यूरिनम जो पेशेंट होता है वो कैट से बहुत ज्यादा डरता है, बिल्ली से उसको ज्यादा डर लगता है, और बिल्ली से वो एवर्सन भी करता है, जस्ट लाइक ट्यूबरकुलिनम। मगर ट्यूबरकुलिनम क्या है, डॉग से डरता है, कुत्ते से डरता है। मेड्यूरिनम क्या है, कैट से डरता है। तो दोनों में डरने में अंतर है। एक अगर कैट से डरता हो तो मेड्यूरिनम है, अगर डॉग से डरता है तो ट्यूबरकुलिनम है। और दोनों जो है नोजोट ग्रुप का मेडिसिन है, दोनों नोजोट ग्रुप का मेडिसिन में आता है। तीसरी चीज है क्या, जब पेशेंट, मेड्यूरिनम का पेशेंट एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के जाएगा, तो ट्रीटमेंट कराने के बाद में अपना रूप ऐसा बनाएगा कि लगता है कि हमसे सीधा कोई नहीं है, हमसे कोई संत कोई नहीं है, हम जितना संत टाइप का आदमी है, सीधा टाइप का आदमी है,
वो दूसरे को ये अनुभव नहीं करने देगा। तो ऐसा अपने आप को डॉक्टर के सामने अपने आप को पेश करता है, तो ये पेश तो जरूर करता है मगर सारी बात को छिपा करके रखता है। ये बड़ा डिफेक्ट है साइकोटिक और मेड्यूरिनम पेशेंट के अंदर में। मेड्यूरिनम पेशेंट को देखा गया है कि डिजायर फॉर चीज, चीज कहते हैं पनीर का है दूसरा रूप होता है चीज होता है, जिसको हम चीज से अगर डिजायर होता है तो हम पल्सिटिला को भी सोचते हैं, इग्नेशिया भी सोचते हैं। मगर एक चीज पढ़िएगा, आप जाकर के पढ़िएगा, कोलोसिंथ के अंदर लिखा हुआ है, कोलोसिंथ का एलेंस की नोट का खोज करके रिलेशन का सबसे लास्ट लाइन पढ़िएगा। अगर किसी पेशेंट को चीज खाने से कॉलिक एग्रावेट्स कर जाए, कॉलिक एग्रावेशन बाई चीज, एलेंस की नोट का कोलोसिंथ का सबसे लास्ट लाइन, उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, रिलेशन के सबसे नीचे लिखा हुआ है। वो क्या है? कोलोसिंथ में लिखा हुआ है कॉलिक एग्रावेशन बाई चीज, इसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है? चीज का डिजायर होता है, चीज खाना पसंद करता है, न कि इसका एग्रावेशन होता है। J.H. क्लार्क ने भी बहुत अच्छा लिखा। J.H. क्लार्क ने एक बहुत सुंदर चीज दिया है, ये ऑब्जर्वेशन के अंदर है। ऑब्जर्वेशन के अंदर उन्होंने लिखा है क्या कि when the nurses say baby's water scaled tribal, जब वो बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद नर्स के गोद में आया, और नर्स के गोद में आने के बाद या आपके गोद में आने के बाद उसने यूरिन पास किया और यूनिस इतना ये स्कर्ड कर रहा है, लगता है कि इतना गर्म है, इतना गर्म है कि लगता है कि मेरा हाथ जलेगा। आप सोच लीजिएगा वो पेशेंट मेड्यूरिनम पेशेंट से सफर कर रहा था पहले इन द फीटस पीरियड, वो मेड्यूरिनम के अंदर चला जाता है। कहता है स्वेट ऑफ द फेस स्पेशली ऑन द अपर लिप, अपर लिप के अंदर अगर स्वेट अगर ज्यादा आता हो तो वैसी स्थिति में हम J.H. क्लार्क के अनुसार मेड्यूरिनम को भी सोच सकते हैं। टाइम हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं सर, टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम खुद कर लेंगे, देख लेते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ थोड़ा सा भी चीज आप बता दूं, जो हो सके वो बता दूं मैं सर। मेड्यूरिनम की चाइल्ड के बारे में मैं बता रहा हूं कि रात में मेड्यूरिनम चाइल्ड बहुत ही गर्मी महसूस करता है। जितना गर्मी मेड्यूरिनम का चाइल्ड महसूस करता है इतना दूसरा कोई महसूस नहीं करता है। बच्चे ज्यादातर मैरस्मस से सफर करते हैं। मेड्यूरिनम जो आता है साइकिस्टमिक ग्रुप में, वो मैरस्मस से ज्यादा सफर करते हैं। साधारण ठंडा से भी उसको सर्दी खांसी पकड़ लेती है। और यूरिन का कंप्लेन मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूरिन अगर बहुत ज्यादा गर्म करे तो समझ लेना कि वो पेशेंट जो है मेड्यूरिनम की तरफ जा रहा है। प्रिकॉशन हमेशा एक बात का जरूर लीजिएगा आप लोग कि कभी भी लोअर पोटेंसी में किसी भी नोजल ग्रुप का मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करिएगा। और अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया मेड्यूरिनम के 200, 1M, 10M जो भी आपके मन के अंदर आया, तो रिपीटेशन बहुत सोच समझ के करिएगा। रिपीटेशन अगर जल्दी कर दिए, रिपीटेशन अगर फ्रीक्वेंटली कर दिए तो आपका नुकसान तो अलग होगा, साथ ही साथ पेशेंट को भी बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं केस कहने का तो मौका नहीं मिल रहा हूँ, कुछ केस मेरे पास था जो मैंने मेड्यूरिनम से ठीक किया था, मगर समय इतनी हो गई है कि डॉक्टर कल्याण जी सर, एक केस बताते हुए खत्म कीजिए। एक केस एक सर बता देता हूँ मैं सर। एक केस का हम लोग के पास 2 मेरे मिनट पास समय एक केस आया था आज से 35 ईयर्स एगो। बच्चे के हाथ में एक छेद था, तो छेद था तो पटना के डॉक्टर आर.के. अग्रवाल ने उसको देखे थे। आर.के. अग्रवाल का डायग्नोसिस था। आर.के. अग्रवाल ने कहा कि सर इसके अंदर छेद है। बच्चा रोते रोते काला हो जाती थी, पूरा शरीर काला हो जाता था। बच्चे के परिवार उसके मुंह में फूंकते थे, उसके बाद बच्चे का चेहरा का कुछ रंग बदलता था। डॉक्टर आर.के. अग्रवाल ने कहा कि इसको अभी नहीं, हम 3 साल हो जाएगा तो ऑपरेट करेंगे, अभी हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। उन्हें चला गया। जब चला गया 3 साल में और इतने पैसा खर्च होगा वो बता दिया था। जब हमारे पास में आया तो उसके चाचा आए, दादा आए, माँ आई और उसके फादर नहीं आया। मगर जिस सिम्टम्स को हमने कलेक्ट किया और ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, हमने फादर को कई बार कॉल किया। 1-2 महीने के बाद उसके फादर आया। फादर को हमने पूछा, अच्छा एकदम सडनली हम बाहर निकले अपने चेम्बर से। हमने कहा कि सुनिए 1 मिनट आप आइए तो जरा सा। वो आ गया मेरे पास। हमने कहा कि सर आप एक चीज बताइए, आपको शादी से पहले या कभी भी
आपको गोनोरिया का शिकायत हुआ है तो गोनोरिया क्या होता है सर? हमके पेशाब के रास्ते से कभी कभी पीप आती है, उसमें लहर जलन होता है। उसने कहा कि शादी के पहले हमको हुआ था सर, मगर हम ट्रीटमेंट करा लिए थे। हमने कहा कि जाओ तुम्हारा बेटी ठीक हो जाएगा। सर आज आराम किए 35 ईयर्स हो गया, दोबारा उसको कोई कंप्लेन नहीं आया है और उसका आज तक उस बिल्कुल सही है। बहुत साधारण लड़की थी, बच्ची थी, 6 महीना का उम्र था उसका और बेला कुमारी उसका नाम था सर। आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है सर, विदाउट ऑपरेशन वो बच्ची ठीक बढ़िया, ठाक। बहुत बढ़िया सर, वंडरफुल प्रेजेंटेशंस, वंडरफुल प्रेजेंटेशंस। लोगों का समय समाप्त हो चुका है। आपका एक जी हाँ, मैं समाज के अनुसार सर हम अपना बात कर रहे हैं। नहीं भाई, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था। और चूंकि अब समय नहीं, हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं और कोई क्वेश्चंस भी नहीं है यहाँ पर, तो मैं अभी सभी लोग एक्सलेंट का आपको मार्क्स आ रहा है, आप चैट बॉक्स में देखेंगे। तो अंकिता जी, हम लोग अंजनी जी को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर को। कल्याण स्वरूप जी, आप बार बार आइए, आप हम लोग के साथी हैं, हम लोग के एक पिलर है हिंदी सेशन के, आप जरूर से आते रहिए। इसके साथ डॉक्टर अंकिता जी, आप सेशन को क्लोज करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आज का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। मेडिसिन का आपने हर एक जो पॉइंट हम कहेंगे कि कवर किया है, क्योंकि हम हाथ में एलेंस लेकर सुन रहे थे आपका जो भी एक्सप्लेनेशन है। तो थैंक यू सो मच सर, आज हम लोगों को इतने अच्छे से एक मेडिसिन और केस तो हम लोग नहीं सुन पाए हैं समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, और प्लीज आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें और हम लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहें। इसी के साथ में हमारा 7:30 से 8:30 का हिंदी सेशन समाप्त होता है, और 8:30 से 9:30 के इंग्लिश सेशन को ज्वाइन करने के लिए सभी लोग इसी लिंक से कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं अजिनी मैम को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू।